हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 21 मार्च 2026। तो आज के द हिंदू में हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका हाईलाइट देख लेते हैं कि आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, तो ये जो पहला जो आज हमारा जो मुद्दा रहेगा क्या रहेगा, देखिए क्या बोल रहा है। सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, शिफ्ट पिटीशन अगेंस्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है सिलेक्शन लॉ टू अनदर बेंच। ठीक है, ये अनदर बेंच के बाद भेजे हैं। और यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा हमारा रहेगा, कौन सा मुद्दा रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट रीस्टोर्स प्ली ऑन अब्सेंस ऑफ आईपीसी सेक्शन 377। ठीक है, यानी 377। ठीक है, लाइक प्रोविजन इन बीएनएस। ठीक है, जो बीएनएस धारा जो अभी हमारा हुआ है भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में जो उसका जो है पहले जो इंडियन पिनल कोड था जो कितना था 300 आपका 77, वो लाइक प्रोविजन इन क्या है बीएनएस धारा में क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद आईपीसी जो 377 है वो क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड आज का मुद्दा रहेगा जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026, ये हम लोग देखेंगे क्या है। इसी के तहत हम लोग देख लेंगे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है कि वो क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे डिपुटेशन वर्सेस जो कैडर कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष बना रहता है, वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, फोर्थ जो हमारा मुद्दा रहेगा, गोवा में सेक्शन 39A जो है हमारा विवाद में, ये डीपीएसपी के तहत है। ठीक है, डीपीएसपी के तहत है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद ग्रेट निकोबार जो मेगा प्रोजेक्ट है वो एक बार फिर से चर्चा में आया है, तो ये हम लोग देखेंगे क्या है ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। उसके बाद सिक्स्थ में है जो हमारा आज मुद्दा रहेगा, ये आंध्र प्रदेश की जो जत्रा है, जत्रा जो आपका फेस्टिवल है, वो हम लोग देखेंगे क्या है जत्रा फेस्टिवल। इसी के तहत एक मंदिर का भी, टेम्पल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुए हम लोग। और देखिए क्या है ना कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, आपको बहुत मतलब ये नहीं है कि मतलब कहीं और से मैं उठा के पढ़ा रहा हूँ। जो भी है ना ये आप एक बार अपना न्यूज़पेपर भी अगर आप लोग कहीं से भी अगर आप डाउनलोड करते हैं या देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग द हिंदू देखिएगा, ये आपका डेली न्यूज़ में से ही मैं लाता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और लेट होने के पीछे रीज़न है क्योंकि बहुत सारा हमें एक्सपेक्ट में पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं लगा दिया और आपको पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके। और हिंदी माध्यम वालों के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से कैसे पढ़ें। ठीक है, यही कन्फ्यूज़न में आपका एक ईयर या आपका 1.5 साल आपका पूरे निकल जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा चलिए पहला मुद्दा क्या है, देखिए कह रहा है सीजीआई शिफ्ट पिटीशन अगेंस्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सिलेक्शन लॉ टू अनदर बेंच। क्या है समाचार, ये न्यूज़ में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, उन्होंने इस मामले की सुनवाई को खुद से अलग करने की इच्छा जताई है, जिसमें 2023 के नए कानून को चुनौती दी गई है। ठीक है, यह कानून चुनाव आयुक्तों यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलता है। ओके, तो समाचार समझ गए कि क्या है। देखिए ये न्यूज़ ये मेनली रूप से है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पहले हम प्रावधान था 2023 से पहले का, कि ये जो नियुक्ति करेगा उसका प्रावधान अलग था, और जो 2023 में किया गया है अमेंडमेंट, इसमें क्या है अलग अलग नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, विवाद क्या है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए पुरानी जो व्यवस्था था हमारा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 2023 का, देखिए पुरानी व्यवस्था मार्च 2023 में अनूप वर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चयन समिति में शामिल होगा प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका उद्देश्य था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ठीक है, ये मार्च 2023 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। अब नई व्यवस्था जो है कि आपका कानून लाया गया आपका 2023 में ही, क्या है देखिए कानून में कहा गया आपका, देखिए क्या है कि सरकार ने नया कानून लाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, और उसकी जगह क्या रख दिया कि एक केंद्रीय मंत्री ही, सेंट्रल मिनिस्टर को ही शामिल कर दिया जाएगा।
जिसे कौन नामित करेंगे, ये पीएम नामित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वतंत्रता का भी जो है कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वतंत्रता को भी कहीं ना कहीं हानि करेगा और एक बैलेंस जो बना रहता है जो हमारा है वो कहीं ना कहीं ये बैलेंस खत्म होगा, क्योंकि इस पे अगर डोमिनेंस जो बढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं आपका सरकार का बनने वाला है, ठीक है। और अगर स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पे रहता तो कहीं ना कहीं चेक बैलेंस का ये रहता, ठीक है। तो नई चयन समिति में क्या है, प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेगा और प्रधानमंत्री द्वारा चुने गया कोई भी एक केंद्रीय मंत्री रहेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है कि इसमें प्रभुत्व जो बढ़ाने की बात है, कहीं ना कहीं सरकार अपना वर्चस्व इसमें दिखाई दे रहा है इस कानून के तहत, ठीक है। ठीक है, मुख्य विवाद जो है याचिकाकर्ता क्या कह रहा है, देखिए याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और वकील प्रशांत भूषण का तर्क है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करता है। एक तो फैसला भी दिया था सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेगा, अब प्रधानमंत्री भी रहेंगे, आपके विपक्ष के नेता रहेंगे, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि सरकार का प्रभाव इस पर बढ़ रहा है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है, ऐसा ये आपका याचिकाकर्ताओं ने कहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अगर आम चाल में देखा जाए तो ये जरूर है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का कहना है, इनका क्या रुख है कि उन्होंने कहा कि ये मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसको किसको हटाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटाया गया, तो कहीं ना कहीं इनके पद से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर वो खुद सुनवाई करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये सुनवाई करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव हो सकता है और उन्होंने सुझाव दिया कि मामला ऐसे जज की बेंच को दिया जाए जो भविष्य में सीजीआई न बने। तो वो कहीं ना कहीं पार्शियल बायस ना होकर वो क्या है कि वो ट्रांसपेरेंस रहे, ठीक है, पारदर्शी तरीके से वो काम करे, ठीक है। अब है इसमें भारत का चुनाव आयोग हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो भारत का चुनाव आयोग थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत का चुनाव आयोग, ठीक है, भारत का चुनाव आयोग क्या है ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसका काम क्या है कि देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ठीक है, उद्देश्य से काम करता है। अब इसका संवैधानिक अधिकार आधार कहाँ से मिलता है, तो देखिए संवैधानिक जो आधार प्राप्त हो रहा है, चुनाव आयोग का गठन 324 अनुच्छेद जो है आर्टिकल 324 के तहत किया गया है। यह संसद राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। किसका किसका, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संसद का, राज्य विधानसभाओं का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये चुनाव करवाता है, ठीक है। इसके जो कंपोजिशन है यानी संरचना है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसका जो कंपोजिशन है ना, एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। कुल मिलाकर 3 सदस्यीय ये आयोग है, ठीक है। इसकी नियुक्ति, देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल के विवादों में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बहस चल रही है, जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे 2023 का कानून और इसका कोर्ट केस। देखिए क्या है ना कि ये जो तीनों है, आपका पीएम होंगे और आपका विपक्ष का नेता होंगे और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो ये क्या करेंगे, एक कमेटी बैठता है और ये कमेटी जो है कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन करेगा, ठीक है, किन्हीं का नाम, ठीक है। तो और राष्ट्रपति इस पर क्या करेंगे, उनको जैसे रिकमेंडेशन किया जाएगा तो वो उनको नियुक्ति करेंगे, ये तरीका होता है, ठीक है। अब है कार्यकाल क्या होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा। अगर उनका कार्यकाल 6 वर्ष, मतलब वो मतलब जो पद पे रहेंगे या तो 6 वर्ष रहेंगे या उनकी एज अगर 65 वर्ष हो जाती है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो है सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज हटाया जाता है, उसी तरह से इनका हटाया जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश जरूरी होती है, ठीक है। पिटीशन कहीं ना कहीं चीफ आपका जो अभी है आपका ज्ञानेश कुमार, उनके इम्पीचमेंट कहीं ना कहीं आपका इन पर दायर हुआ था, एप्लीकेशन लिख कर दिया गया था संसद में,
देखते हैं आगे क्या होता है, उस पर तो अभी कोई कार्रवाई नहीं आया है, ठीक है। तो चर्चा में अभी बना हुआ है, 2-3 बार न्यूज़ में ये आ चुका है, ठीक है, तो इसलिए चर्चा में है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुख्य कार्य क्या है, तो इसका फंक्शन देखिए, पहला है चुनाव कराना, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, ठीक है, और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये सब का चुनाव करवाता है, ठीक है। कौन करवाता है? ये इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल जो है ये जारी करता है, जैसे आपका वोटर लिस्ट तैयार करना, उसको अपडेट करना, ठीक है। थर्ड का कार्य क्या करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, राष्ट्रीय और राज्य दल का दर्जा देने का ये काम करता है। फोर्थ क्या करता है? चुनाव चिन्ह, ठीक है, चुनाव चिन्ह जारी करता है, पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है? आचार संहिता यानी मॉडल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जो है कहीं ना कहीं ये लागू करता है, चुनाव के दौरान नियम लागू करने का कार्य ये करता है। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। शक्तियाँ क्या है? देखिए, पावर इसका देखते हैं, तो जो शक्तियाँ है ना, अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल शक्तियाँ हैं, ठीक है। प्रशासनिक और सलाहकारी इसका अधिकार है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इसका जो शक्ति है क्वासी जुडिशियल शक्ति है, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है, बैकबोन माना जाता है। स्वतंत्रता यानी निष्पक्ष और वैध ये सरकार बनाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इसमें जो है चुनौतियां क्या है, तो देखिए, नियुक्ति में अक्सर इनका विवाद है, अभी नियुक्ति प्रक्रिया में विवाद है, राजनीतिक इस पर दबाव बना रहता है, कहीं ना कहीं मुद्दा आता रहता है, ठीक है। चुनाव खर्च और आचार संहिता का उल्लंघन ये करता है, ठीक है। ओके, महत्वपूर्ण आपका बिंदु क्या है, तो देख लीजिए, इसमें मेन पॉइंट जो है संवैधानिक महत्व, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन करता है। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका का संतुलन करता है। जुडिशियल इथिक्स, जैसे जज का खुद को केस से अलग करना, कहीं ना कहीं ये न्यायिक निष्पक्षता का उदाहरण भी दर्शा रहा है, ठीक है। संस्थागत स्वतंत्रता, कई क्या नई व्यवस्था जो है चुनाव आयोग को सरकार के प्रभाव में ला सकती है, तो ये मुख्य मुद्दा बनता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसका है एमसीक्यू। देखिए, एमसीक्यू बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्या है इन्फॉर्मेशन? देखिए, हमारा जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी यूट्यूब जो चैनल है, वो बहुत जल्द ही वैप्स एकेडमी नाम का एक ऐप लॉन्च करने वाला है, ठीक है। ये वैप्स एकेडमी एक ऐप लॉन्च होगा। तो ऐप पर क्या होगा आपका, ये ऐप पर बहुत जल्द ही आपका 4 कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है। 4 कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो ये 4 कोर्स कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। देखिए, पहला जो कोर्स होगा ये आपका यूपीएससी सीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीएससी 2027 और 28 वाले बच्चों के लिए ये लॉन्च होगा। दूसरा क्या होगा आपका 14वीं जो जीपीएससी है, 14वीं जीपीएससी, ठीक है, 14वीं जीपीएससी के मेंस होगा, ठीक है। अगर इसका प्री का डेट अगर बढ़ाता है, जैसे बच्चों का मांग है, अगर डेट इसका बढ़ाता है तो हम लोग प्री का भी इसका क्लास रखेंगे, ठीक है। नहीं तो आपका टेस्ट सीरीज, आपका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इसका जारी हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है आपका? थर्ड जो होगा हमारा कोर्स, ये 72वीं बीपीएससी, ठीक है, 72वीं बीपीएससी, जिसका अभी मुश्किल से 150 दिन ही बाकी है, ठीक है, यानी जुलाई में पेपर होने वाला है। तो इसका प्री प्लस मेंस होगा, ठीक है, प्री प्लस मेंस होगा। फोर्थ जो हमारा कोर्स रहेगा, चौथा जो कोर्स रहेगा, ये कौन सा कोर्स रहेगा? ये आपकी डिमांड रहेगा, ठीक है, ये आपकी डिमांड रहेगा। क्या आपकी मांग है? जैसे आपका मांग, अभी मैम जो पढ़ा रही है यूजीसी नेट का पढ़ा रही है, जेट का पढ़ा रही है, शाम में जो क्लास चल रही है, आपका बेट का क्लास चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर इसका फाउंडेशन कोर्स अगर चाहते हैं, जेट नेट या आपका बेट, या आप प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर अभी बिहार का आने वाला है, बिहार एसएससी आने वाला है, झारखंड एसएससी आने वाला है, अगर इन कोर्सों का प्रॉपर आप लोग फाउंडेशन कोर्स अगर आप चाहते हैं, तो क्या कीजिए, आप लोग सबसे ज़्यादा मांग कीजिएगा, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मांग होगा वो हम लोग कोर्स लगाएंगे, लॉन्च करेंगे। ओके, तो आप लोग इस चीज़ का इंफॉर्मेशन देना था। अब ये रही बात कि ये 4 कोर्स तो आएगा, तो 4 कोर्स का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये 4 कोर्स में आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं,
तो देखिए बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना है कि जो जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं जिस चैनल से, जैसे चैनल का मेरा नाम है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल है जो है वैब्स अकेडमी यूट्यूब चैनल, उसको क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर में शामिल होते हैं, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर में शामिल हो जाते हैं, जैसे अभी 1000 सब्सक्राइबर हमारा नहीं हुआ और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर में आपकी गिनती हो जाएगी। अब क्या करेगा जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये 4 कोर्सों में आपको गिफ्ट के रूप में स्टडी गिफ्ट के रूप में ये 4 कोर्सों में आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो भी 1000 पहले सब्सक्राइबर हमारे बनेंगे उनके लिए है, प्लीज केयरफुली ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर में आएंगे उनके लिए है। और रही बात कि आप एक चीज और कीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। टेलीग्राम जो लिंक है ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, तो प्लीज वहां से आप लोग लिंक पे क्लिक करके ग्रुप पे जुड़ जाइए। देखिए ग्रुप से जुड़ने से ये होगा आपको, प्लीज आप लोग को बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, आप लोग को बार बार ये रिपीटेशन में कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। देखिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से क्या होगा ना, जैसे ही हम लोग ऐप लॉन्च करके कोर्स लॉन्च करेंगे तब आपको स्टडी गिफ्ट देने में हमें आसानी होगा, क्योंकि आपकी जानकारी रहेगी। जितने भी लोग जुड़े होंगे सबसे पहले तो मैं उनको दूंगा, क्योंकि वो टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं। तो प्रॉपर ये होगा ना कि आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वो तो प्लीज वो तो फॉलो कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। और एक लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो पर, और शेयर भी जरूर किया कीजिए यार, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं प्लीज उनको बोलिए कि सब्सक्राइब कर लो ये यूट्यूब चैनल को, ठीक है। जैसे ही सब्सक्राइब करके वो अगर टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग जुड़ जाते हैं वो हमारे साथ, तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग 4 कोर्स लॉन्च करेंगे, कितना अच्छा ऑफर है यार, आप लोग के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। आप लोग एक बार जुड़ के देखिए, और फिर आप जब कोर्स आएगा ना उस कोर्स में ज्वाइन करके देखिए, तब देखिएगा कितना मजा आता है आपको पढ़ने में, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जरूर अपने गली मोहल्ले जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी बताइए, अपने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, प्लीज अगर आपके पास अगर वीडियो पहुंचता है मेरा, अगर आप तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी आप जॉब में हैं और आप तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने भाई बहन जो भी आपके जानकार हैं प्लीज उन्हें बताइए कि ये यूट्यूब चैनल है, ऐसे आप कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो भी कोर्स आएगा वो उसमें आपको गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा कोर्स, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोग बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आज के इसके एमसीक्यू पे, ठीक है। तो एमसीक्यू देखते हैं। देखिए एमसीक्यू क्या है हमारा, देखिए क्या है, एक मिनट। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है, ये संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 324 में दिया गया है, आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान किया गया है, ओके। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। इसका गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह केवल लोकसभा और विधानसभा नहीं, ये आपका लोकसभा ही नहीं राज्यसभा का भी चुनाव करता है, ठीक है। उसके बाद आपका राष्ट्रपति का करता है, ठीक है, राष्ट्रपति का करता है। उसके बाद क्या करता है, उपराष्ट्रपति का भी करता है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड हमारा गलत हो गया, 1 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं, ओके। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है, तभी तो आप लोग कोई सवाल नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई भी मुद्दा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर करंट है तो समझ में ही आ जाएगा, या आपको नहीं समझ में आएगा। प्लीज आप लोग बताइएगा, तभी मैं कुछ अलग कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए, तब मेरे द्वारा कुछ अलग किया जाएगा, प्लीज, ठीक है। फोकस आप लोग कंसंट्रेट बनाकर, अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूसली अगर पढ़ रहे हैं तो पता चला होगा कि हाँ सर का क्या क्राइटेरिया है पढ़ाने का, ठीक है। ये थिंकिंग आप में होनी चाहिए, ओके। अगर एक आप अधिकारी बनना चाहते हैं या कोई भी जॉब लेना चाहते हैं तो आपका थिंकिंग पावर ब्रॉड एक्सपेक्ट में चलना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, देखते हैं। पहला कथन, चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश आवश्यक होती है, बिल्कुल ये आवश्यक होती है। तो हमारा पहला जो कथन है सही है। चुनाव आयोग को एक बहुसदस्यीय निकाय बताया गया है। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय, ठीक है, ये भी सही है। संविधान में चुनाव आयुक्त की संख्या निश्चित किया गया है। देखिए संविधान में ऐसा निश्चित जो है कहीं ना कहीं आपका ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। 3 सदस्य ये डिपेंड करता है, ठीक है। पहले ये ऐसा नहीं होता था, ठीक है। हाल के संदर्भ में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवाद किससे संबंधित है, तो ये है चयन समिति की संरचना से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है।
अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है भाई? पंचायत का चुनाव। ठीक है, पंचायत का चुनाव करता है ये कौन कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब अगले मुद्दे पे हम लोग आते हैं। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट रीस्टोरेज प्ली ऑन अफसेस ऑफ आईपीसी सेक्शन 377 लाइक प्रोविजन इन बीएनएस। ठीक है, क्या है समाचार? ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, जूम कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पीआईएल यानी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वह उस मांग पर विचार करेगा जिसमें आपका कंसेंसुअल अननेचुरल सेक्स यानी बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध बनाने के लिए दंडात्मक प्रावधान जोड़ने की बात कही गई है। तो इस बात पे है, बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध के बारे में इसमें कहा गया है। यह याचिका जो है गंतव्य गुलाटी जो है उनके द्वारा दायर की गया है। देखिए मुख्य मुद्दा क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मुख्य मुद्दा ये है ना कि पहले क्या था कि आईपीसी की जो धारा है 377 उनके तहत कहा जाता था कि आपका अननेचुरल जो ऑफेंसेस है वो अपराध थे। ठीक है, लेकिन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो केस है उसमें कहा गया कि कंसेंसुअल जो सेम सेक्स रिलेशन को ये डी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, अपराध इसको नहीं माना गया। ठीक है, लेकिन 377 अभी भी लागू थी। गैर सहमति यानी नॉन कंसेंसुअल एक्ट। ठीक है, कंसेंस आप नहीं लिए कंसेंट किसी से तो ये एक्ट होगा, गैर सहमति होगा, ये नाबालिगों के खिलाफ ये अपराध है, पशुता ये माना जाएगा। ठीक है, वेस्टी है, लिसिटी आपको मनाया जाएगा। ठीक है, अब क्या समस्या है इसमें? तो देखिए अब जो समस्या आ रही है ना कि नया कानून भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस बोला जा रहा है वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो सेक्शन 377 है वो वैसा कोई 377 जैसा कुछ प्रावधान ही नहीं है। तो याचिकाकर्ता का तर्क है कि अगर इससे लीगल जो वैक्यूम है, कानूनी खालीपन बन गया है, अगर आप 377 नहीं लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लीगल वैक्यूम मतलब कानूनी खालीपन बन गया है। खासकर पुरुष या LGBTQ जो हम लोग प्लस वाला कल हम लोग पढ़े थे व्यक्तियों के खिलाफ जो सेक्सुअल असल्ट होता है उनके मामले स्पष्ट कानून नहीं है। ठीक है, तो ये बात आया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए डेली अगर आप लिंक पढ़िएगा ना तो लिंकअप कीजिएगा, हर कुछ मतलब जो करंट है ना लिंकअप कीजिएगा। जैसे आपको लगेगा कि डेली बाई डेली कुछ ना कुछ जो है हमें तो ये सब चीज आता ही है। ठीक है, इससे आगे आज क्या जानना है, ठीक है, कल क्या आगे जानना है, तो ऐसे जब तक जिज्ञासा नहीं होगा मजा नहीं आता है यार। और अगर पढ़िए तो ऐसा नहीं है जॉब में लेना है तो आप कहीं ना कहीं आप अपना एक बनाए होंगे कि ठीक है कि हाँ मतलब ये इस चीज़ में आराम होगा, मुझे इंटरेस्ट है इसमें, इसमें अच्छा लगता है तो अच्छा करने के लिए जॉब लेना है ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कहीं पे मन नहीं लग रहा है मैं वही काम कर रहा हूँ। जैसे देखिए मुझे पढ़ाने में मन लग रहा है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, सही बता रहा हूँ आपको, पढ़ाना। ठीक है, तो मेरा ये है अपना पर्पस है कि पढ़ाना मेरा मन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए। ठीक है, LGBTQ प्लस जो है समुदाय की चिंता क्या है, पीड़ितों के पास स्पेसिफिक जो लीगल रेमेडी है वो नहीं है। इससे क्या है कि न्याय मिलने में कठिनाई हो सकती है। कोर्ट का रुख क्या है, तो देखिए कोर्ट का जो रुख है कि बेंच जो है DK उपाध्याय और तेजस कराइया जो है उन्होंने क्या क्या कहा कि सरकार को पहले अगस्त 2024 इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था। अब 1.5 साल यानी 1.5 साल लगभग हो गया है, कोई फैसला नहीं आया है, इसलिए केस को फिर से क्या किया गया है, बहाल किया गया है। जो अभी केस आया ना 1.5 साल पहले का केस था। ठीक है, केंद्र सरकार को एफिडेविट यानी हलफनामा मांगा गया है केंद्र सरकार से। अब सरकार का पक्ष क्या है, तो ये देख लीजिए, यह एक संवेदनशील मुद्दा है, विभिन्न स्टेक होल्डर से सुझाव लिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा तो देख लीजिए क्या है, आपका कानूनी गैप, ठीक है, लीगल जो लैकुना है। ठीक है, बीएनएस में सेक्शन 377 का अभाव है, क्या एग्जिस्टिंग रेप लॉज पर्याप्त हैं?
तो ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा क्या है कि मानवाधिकार और समानता, LGBT की प्लस जो समुदाय के अधिकार है, संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, 21 जो है जीवन और स्वतंत्रता की बात करता है, और थर्ड जो हमारा क्या है कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो PIL के माध्यम से जो पॉलिसी गैप है उसको हाईलाइट करना, ठीक है, आपराधिक कानून सुधार करना, IPC BNS में बदलाव और उसकी चुनौतियां। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा मुद्दा आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, एक मिनट, हम लोग देखते हैं PIL, हम लोग देखते हैं, ठीक है। PIL क्या बोल रहा है, देखिए, जन याचिका, ठीक है, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। देखिए मैं इसको पॉलिटी MCQ में करवा दिया हूँ। एक्चुअली एक चीज मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरा MCQ हुआ है ना अभी, और जो अभी द हिंदू चल रहा है, उसको मैं प्ले लिस्ट में लगता है नहीं डाल पाया हूँ, ठीक है। तो मैं आज से कोशिश करूंगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूंगा सारा। और जो भी पॉलिटी का MCQ आप देख लीजिएगा, जाके ज्योग्राफी का MCQ देख लीजिएगा, अगर जो भी है अभी, अगर पेपर है आपका, हिस्ट्री का भी MCQ चल ही रहा है शाम में, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, अब मैम का भी चल रहा है आपका झारखंड का स्पेशल JPSC का, और जेट का, बेट का, आपका नेट का, UGC नेट का, ये सब उनका मैम का बहुत अच्छा प्रॉपर वाई में क्लास चल रहा है, ठीक है। तो वो भी आप जाके देखिए। ओके, देखिए क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या है का मतलब क्या है, ऐसी याचिका जो सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अदालत में दायर की जाती है, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। PIL का मतलब होता है कि ऐसी याचिका जो सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अदालत में दायर किया जाता है, न कि केवल व्यक्तिगत हित। इसकी ओरिजिन कैसे हुई, तो ओरिजिन इन इंडिया कैसे हुआ, भारत में जो तो PIL की जो शुरुआत होता है 1980 के दशक में हुई, और इसे बढ़ावा दिया गया। जो PN भगवती है ना, इनका बहुत बड़ा नाम आता है PN भगवती का, तो प्लीज आप लोग PN भगवती जरूर आप लोग याद रखिएगा। PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाना, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था, जो गरीब और आपका कमजोर और वंचित वर्ग हैं उनको न्याय दिलाना इनका क्या था, उद्देश्य था। क्या है संवैधानिक आधार, क्या है तो देख लेते हैं। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है, और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट में, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से जुड़ा हुआ है। कौन दायर कर सकता है, तो कोई भी नागरिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक, ओके, नागरिक हो कोई भी, NGO हो, सामाजिक संगठन हो, वकील हो, एक्टिविस्ट हो, जरूरी नहीं कि याचिकाकर्ता खुद पीड़ित हो। ऐसा नहीं है, जैसे मैं अगर आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपके बारे में भी दायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि मैं पीड़ित हूँ तभी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जो पीड़ित नहीं भी हैं वो भी दायर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ये बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। PIL की विशेषता, लोकस स्टैंडी में ढील, कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकारों के लिए केस कर सकता है, इनफॉर्मल प्रक्रिया, ठीक है। कभी कभी पात्र लेटर को भी PIL माना गया है। पब्लिक इंटरेस्ट पर फोकस है, समाज के बड़े हिस्सों को प्रभावित करने वाले मुद्दे ये कहीं ना कहीं लाता है। और किन मामलों में PIL दायर होता है, तो देख लीजिए, मानवाधिकार उल्लंघन जब कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण की बात अगर है, भ्रष्टाचार की बात है, महिलाओं और बच्चों के अधिकार की बात है, तो ये कहीं ना कहीं इन मामलों पे आता है। जेल में सुधार हो, श्रमिक अधिकार हो, तो इन पर PIL दायर हो सकता है। जैसे हाल ही में क्या हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट में BNS और सेक्शन 377 से PIL जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब क्या है, इसका दुरुपयोग यानी मिस यूज भी आपका हो सकता है। कैसे, देख लेते हैं। देखिए, पब्लिसिटी के लिए PIL, राजनीतिक मकसद के लिए PIL दायर कर सकता है, व्यक्तिगत हित को जनहित दिखाना, ठीक है, कोर्ट में ऐसे मामले को डिसमिस कर सकता है और जुर्माना भी लग सकता है ऐसे मामले पर। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, तो एडवांटेज, न्याय तक आसान पहुंच होगा, कमजोर वर्गों का संरक्षण होगा, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, जुडिशियल जो एक्टिविज्म होगा। कंसर्न क्या है, तो जुडिशियल ओवररीच, जो फेवरेबल जो PIL फालतू याचिकाएं भी, इससे चुनौतियां आती है, ठीक है। अब इसका IPC धारा जो है 377 भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं जाते जाते, क्योंकि फिर तो दोबारा ये पढ़ना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो धारा 377 जो है भारतीय दंड संहिता, जो IPC इंडियन पिनल कोड का एक प्रावधान था, जो अननेचुरल ऑफेंसेस, अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित था। क्या कहती थी धारा 377, यह अगेंस्ट द ऑर्डर
ऑफ नेचर यौन संबंधों को अपराध मानती थी। इसमें शामिल थे सेम सेक्स, ठीक है, सेम सेक्स रिलेशंस, ठीक है, समलैंगिक संबंध, एनल ओरल सेक्स होता है, ठीक है, पशुओं के साथ संबंध, सजा आजीवन कारावास या 10 साल की सजा या जुर्माना भी, ठीक है। ऐतिहासिक फैसला 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सहमति से अगर आपका कंसेंसुअल जो अगर है तो वयस्कों के बीच, अगर सहमति से वयस्कों के बीच सेम सेक्स रिलेशन अपराध नहीं होगा। धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त किया गया था। ओके, अब क्या लागू है 2018 के बाद भी धारा 377 लागू थी, जो गैर सहमति नॉन कंसेंसुअल एक्ट था, नाबालिगों के साथ यौन संबंध के लिए, पशुता वाले संबंध के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ये इसका लागू था। हालिया बदलाव को एक क्या हो गया तो 2023-24 में क्या हुआ कि आईपीसी को रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से, ठीक है। समस्या इससे क्या उत्पन्न हो गया कि बीएनएस में 377 जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक है। इससे क्या हो गया कि लीगल गैप यानी की बात उठी है। सरकार खासकर मतलब है LGBTQ+ और पुरुष विक्टिम के मामले में ये कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ इसका MCQ है, ठीक है। तो MCQ हम लोग करते हैं। देखिए MCQ क्या है। आईपीसी की धारा 377 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह अननेचुरल ऑफेंसेस से संबंधित है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, ऐसा नहीं है। यह नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में पर भी लागू होता है। तो 1 और 3 किसमें है तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन चुने, ठीक है। तो इसने समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया, ठीक है। ओके, इसने वयस्क के बीच सहमति से सेम सेक्स रिलेशन के अपराध को श्रेणी से बाहर किया था, बिल्कुल सही है। इसने सेक्शन 377 को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित किया, बिल्कुल नहीं। तो 1 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन 377 का जो धारा 377 है उसका उपयोग पुरुष के खिलाफ यौन अपराधों के मामले में भी किया जा सकता है, बिल्कुल ये 1 हमारा सही है। ओके, 2018 के बाद सेक्शन 377 केवल नॉन कंसेंसुअल एक्ट्स और बेस्टियलिटी जो है तक सीमित है, यानी पशुता तक सीमित रह गया, बिल्कुल ये भी दूसरा भी हमारा सही है। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 377 जैसा समान प्रावधान मौजूद है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सेक्शन 377 भारतीय दंड संहिता का हिस्सा था, बिल्कुल ये सही बात है। यह केवल हेट्रोसेक्सुअल विपरीत लिंग संबंध पर लागू होता था, ऐसा नहीं है, ठीक है। यह अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर की अवधारणा पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है, ठीक है। अगले मुद्दे पे चलते हैं। देखिए अगला मुद्दा क्या है। CAPF जो है बिल गिव्स प्रायोरिटी टू IPS ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सीज न्यू लॉ विल कर्व लिटिगेशन। क्या है समाचार, देख लेते हैं हम लोग। जो न्यूज है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या न्यूज है। न्यूज ये बोल रहा है कि सरकार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 लाने जा रही है, जिसमें क्या होगा कि CAPF जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उनमें वरिष्ठ पदों पर IPS अधिकारियों की नियुक्ति को कानून रूप से स्थापित किया जाएगा, यानी कोडिफाई किया जाएगा, ठीक है। बिल का प्रावधान थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या है बिल का प्रावधान। देखिए IPS डिपोटेशन का कोटा, IG जो इंस्पेक्टर जनरल कहलाता है, इंस्पेक्टर जनरल जो कहलाता है IG कहलाता है, ठीक है। ये 50% पद IPS से है, ठीक है, IPS से आता है। एडिशनल जो डायरेक्टर जनरल कहलाता है यानी ADG जो कहलाता है, कम से कम 67% IPS होता है। SDG और DG, ठीक है, SDG और DG ये 100% IPS अधिकारी होते हैं। पहले ये सब केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता था, अब इसे कानून बनाया जाएगा, ठीक है। पहले ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता था, कार्यकारी आदेश होता था, अब इसे क्या बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। इसलिए ऐसा ये बिल लाया जा रहा है। विवाद क्यों है, तो विवाद क्या हो रहा है, इस पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि IPS डिपोटेशन को धीरे धीरे कम किया जाए अप टू IG लेवल,
लेकिन नया बिल इस फैसले के विपरीत आ गया। 2025 में क्या दिया कि जो भी है आईपीएस जो डिप्यूटेशन है उसको धीरे धीरे कम किया जाए अप टू आईजी लेवल, लेकिन यहाँ बिल में क्या फैसला कर दिया कि बिल्कुल अलग कर दिया गया। ठीक है, तो सीएपीएफ जो है अधिकारियों की आपत्ति क्या है, देखिए कैरियर स्टैग्नेशन यानी प्रमोशन में देरी हो रहा है। असिस्टेंट कमांडेंट 15 से 18 साल में पहला प्रमोशन पाता है। जो असिस्टेंट कमांडेंट बनता है वो 15 से 18 साल में पहला प्रमोशन पाता है। सीनियर पोस्ट जो आईपीएस के लिए रिजर्व होने से क्या होता है, कैडर जो ऑफिसर्स को अवसर कम मिलते हैं। इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, इसे क्या बताया गया, भेदभाव बताया गया। ठीक है, कि पहले से ही तो आईपीएस जो बनते हैं यूपीएससी के तहत उनके लिए फिक्स रहता है। सोचिए, ओके, सरकार का पक्ष है कि गृह मंत्री जो अमित शाह के अनुसार कहा गया है कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी में बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीएस अधिकारी राज्य और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर करते हैं। अम्ब्रेला लॉ की कमी से सर्विस मैटर पर लिटिगेशन बढ़ रहा था। बिल का उद्देश्य है कि यूनिफॉर्मेलिटी प्लस लिटिगेशन को कम करना, ऐसा सरकार द्वारा कहा गया। अब क्या है कि सीएपीएफ हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हम लोग तो मुद्दा पढ़ लिए कि क्या न्यूज़ है, क्या अभी बिल जो आएगा एक बार और हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए तो खत्म हो गया। ठीक है, देखिए सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है जिसको सीएपीएफ कहा जा रहा है, वो अर्ध सैनिक बल होते हैं यानी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं जो भारत में आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं। ये सभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आते हैं। ठीक है, अब सीएपीएफ के प्रमुख बल के कौन कौन है तो ये देख लीजिए। पहला सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी आपका सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ सबसे बड़ा जो है सीएपीएफ होता है। ये सीआरपीएफ कार्य क्या करता है, आंतरिक सुरक्षा करता है, नक्सल विरोधी अभियान करता है, चुनाव ड्यूटी करता है। सेकंड देखिए, सेकंड जो आता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो 1965 में इसका स्थापना हुआ था। हम लोग पूरी डिटेल में इसका पढ़ेंगे। ठीक है, कभी अगर आएगा तो फिर से मैं पढ़ूंगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करता है। थर्ड होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो आपका होता है सीआईएसएफ। ठीक है, ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कार्य एयरपोर्ट, मेट्रो, पीएसयूज की सुरक्षा करता है। इंडो तिब्बतियन फोर्स आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये चीन सीमा पर एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा करता है। फिर होता है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ठीक है, एसएसबी। ठीक है, कार्य क्या करता है, नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा करता है। असम राइफल ये क्या करता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा करता है और म्यांमार सीमा पर ये तैनाती करता है। तो असम राइफल, तो ये सब भी आते हैं आपका सीएपीएफ में। ओके, सीएपीएफ का मुख्य कार्य क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या है, सीमा को सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा यानी नक्सलवाद और आतंकवाद से लड़ना, चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करना। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या वर्सेज है सीएपीएफ वर्सेज आर्मी वर्सेज पुलिस। देखिए पहलू नियंत्रण कार्य प्रकृति, तो देखिए नियंत्रण जो है केंद्र आपका क्या है सीएपीएफ का, तो नियंत्रण जो करता है केंद्र सरकार करता है। कार्य कौन करता है, कार्य क्या है, आंतरिक और सीमा सुरक्षा की कार्य करता है। और प्रकृति कहता है कैसा है, तो अर्धसैनिक है। आर्मी जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आर्मी रहता है। ये बाहरी सुरक्षा यानी वॉर का टाइम करता है। ये जो प्रकृति है ये सैन्य है। स्टेट पुलिस राज्य सरकार इसके कंट्रोल करता है और ये कार्य क्या करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का। और सिविल पुलिस इसको कहा जाता है प्रकृति। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक और मुद्दा आया था डिपोटेशन वर्सेज आपका कैडर का कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा आया था। तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिपोटेशन क्या होता है। देखिए डिपोटेशन का मतलब होता है किसी अधिकारी को अपने मूल कैडर सेवा से अस्थायी रूप से किसी दूसरी संस्था या विभाग में भेजना। ठीक है, उदाहरण के लिए इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस अधिकारी। ठीक है, ओके, क्या है एक बार फिर से मैं बताता हूँ। डिपोटेशन का मतलब होता है किसी अधिकारी को अपने मूल कैडर या सेवा से अस्थायी रूप से किसी दूसरी संस्था या विभाग में भेज देना। ओके, जैसे आईपीएस अधिकारी सीएपीएफ में डीजी बनते हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल बनते हैं या इंस्पेक्टर जनरल बनते हैं।
जैसे पदों पर भेजे जाते हैं, इसी को डिप्यूटेशन कहा जाता है। उनका कैडर ये नहीं होता है, लेकिन अलग संस्थान में भेजा जाता। और कैडर ऑफिसर कौन कहलाते हैं? जो अधिकारी उसी संगठन में भर्ती होकर वहीं पूरे कैरियर में काम करते हैं। जैसे आपका सीआरपीएफ में, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि अपने जो अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमांडेंट से शुरुआत होता है, वो क्या है, कहीं ना कहीं इनका ये कैडर ऑफिसर कहलाता है। ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट, टकराव क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है, टकराव इसलिए होता है कि प्रमोशन इश्यूज हो जाता है। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, वो कैडर ऑफिसर 15 से 20 साल तक प्रमोशन का इंतजार करते हैं, जबकि डिप्यूटेशन पर आए आईपीएस अधिकारी सीधे सीनियर पदों की नियुक्ति करते हैं, मतलब उन पर नियुक्त हो जाते हैं। बी है, देखिए आपका दूसरा है एक्सपीरियंस डिबेट है। कैडर ऑफिसर्स ग्राउंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। आईपीएस ऑफिसर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव का अनुभव ज़्यादा होता है। सवाल कौन ज़्यादा उपयुक्त है, ये कहीं कहीं सवाल बना रहता है। ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल जो मोरल है आपका, कहीं ना कहीं कैडर ऑफिसर को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इससे क्या होगा, मोटिवेशन कम होगा, एफिशिएंसी पर भी असर पड़ेगा। लीगल एंड आपका देखिए, लीगल एंड पॉलिसी यूसेज जो उठता है, सुप्रीम कोर्ट में आईपीएस डिप्यूटेशन कम करने को कहा है, लेकिन नया कानून इसे और बढ़ा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया है। ओके, सरकार का पक्ष है कि आईपीएस अधिकारी सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर करते हैं, पुलिस इंप्लीमेंटेशन में अनुभवी होते हैं। अब हमारा यहाँ पे इनके लिए क्या है, एमसीक्यू है। देखिए एमसीक्यू देखते हैं। डिप्यूटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह किसी अधिकारी की अस्थायी नियुक्ति नहीं होता। इसमें अधिकारियों को अस्थायी रूप से किसी अन्य विभाग में भेजना, बिल्कुल सही है। अधिकारी का मूल कैडर बदल जाता है। ओके, तो ये आपका मूल जो कैडर है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 2 और 3 क्या है कैडर ऑफिसर के संबंध में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कैडर ऑफिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपका कि वो उसी संगठन में भर्ती होते हैं जिसमें वो सेवा करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। उनका पूरा कैरियर उसी संगठन में बीतता है, बिल्कुल है। वो डिप्यूटेशन पर दूसरे संगठन में नहीं जा सकते, ये भी बिल्कुल सही बात है। नहीं है, जा सकते हैं लेकिन उनको नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 और 2। अगले प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से डिप्यूटेशन वर्सेस कैडर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो पदोन्नति में असमानता, बिल्कुल सही। प्रशासनिक बनाम ऑपरेशनल अनुबंध का अंतर, संवैधानिक संशोधन नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इंडियन पुलिस सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है, बिल्कुल। सीएपीएफ के सभी वरिष्ठ पद के केवल कैडर ऑफिसर द्वारा भेजे जाते हैं, ऐसा नहीं है। डिप्यूटेशन से सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन में मदद मिलती है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। अब अगला जो हमारा मुद्दा है क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है फ्री ग्रीन टू ग्रे इन गोवा। फ्री ग्रीन टू ग्रे इन गोवा क्या मुद्दा है। तो देखिए समाचार क्या है इसका, गोवा के कई गांव जैसे पैलम हो गया, एला हो गया, कैंडोलिम हो गया में लोग गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अमेंडमेंट एक्ट 2024 के तहत जोड़े गए सेक्शन 39A के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। क्या है यह प्रावधान, इको सेंसिटिव लैंड यानी जंगल, पहाड़, कृषि भूमि को सेटलमेंट जोन यानी निर्माण क्षेत्र में बदलने की अनुमति देता है। अब देखिए धारा जो है आपका 39A क्या है। ठीक है, सेक्शन जो है 39A क्या है, ये हम लोग बोल रहे हैं। जमीन के लैंड यूज उपयोग को बदलने की अनुमति देता है। थोड़ा ध्यान से ये देखिएगा, जो धारा है 39A है वो जमीन के लैंड जो उपयोग यूज में जो जमीन के उपयोग को बदलने की अनुमति देता है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी जमीन खरीद कर टीसीपी डिपार्टमेंट से आवेदन कर उसे रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल बना सकती है। ठीक है, बिना पर्याप्त पब्लिक कंसल्टेशन यानी जन भागीदारी के। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा बन रहा है। मुख्य विवाद क्या है, तो देख लीजिए मुख्य विवाद इसलिए भी बढ़ रहा है कि पर्यावरणीय खतरा है, जंगल, पहाड़, वेटलैंड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ सकता है, वाइल्ड लाइफ जो डिस्प्लेसमेंट जैसे वाइसन, लियोपार्ड साइटिंग जो है उसका बढ़ना। ठीक है, दूसरा है रीजनल प्लान का कमजोर होना।
पहले आपका 83% लैंड इको सेंसिटिव घोषित था, लेकिन जब से ये सेक्शन 1939 ए आया, वो प्रोटेक्शन डाइल्यूट हो रहा है, प्लानिंग सिस्टम कमजोर हो रहा है। ओके, अब थर्ड में देखिए क्या है इसका प्रावधान कि लेगिलेशन जो है, ये लीगलाइजेशन ऑफ लैंड कन्वर्जन क्या है, बड़े बिल्डर्स और कंपनियां जमीन खरीद कर क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन करा रही है, इसे लैंड ग्रैब कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लैंड ग्रैब न्यूज तो ऐसे पूछ सकता है आपको, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं यार, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जमीन खरीद कर कन्वर्जन करना ही लैंड ग्रैब कहलाता है। फोर्थ क्या है, लोकल गवर्नेंस का कमजोर होना। ठीक है, जैसे ग्राम सभा की भूमिका कम कर दिया गया, विलेजर की कंसेंट के बिना फैसले हो रहे हैं, ग्रास रूट पर जो डेमोक्रेसी है उनका कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ रहा है। फिर फिफ्थ है, कहीं ना कहीं लाइवलीहुड जो है इनका प्रभावित हो रहा है, जीवन यापन, मछुआरे फ्रेश फॉल पे, किसान प्रभावित हो रहे हैं, जल स्रोत पे खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसके लिए क्या है, तो देखिए क्या है, रीजनल प्लान जो है 2011 का गोवा की इकोलॉजी बचाने के लिए बनाया गया था, जो 2011 में बना था रीजनल प्लान। कई इको सेंसिटिव जोन डिफाइंस किए गए थे, परिभाषित किया गया था, लेकिन पहले के विवादित जो प्रावधान है वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए सेक्शन इसका 16B कह रहा है 2018 में कि जोन चेंज पावर है, बाद में इसे हटा दिया गया। सेक्शन 17(2) का क्या कहा जा रहा है 2023 में कि प्राइवेट करेक्शन विदाउट कंसल्टेशन। ठीक है, तो बॉम्बे जो हाई कोर्ट है ने इसे सीमित किया था। सेक्शन 39A उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाता है, तो इसी पे विवाद उठ रहा है। ठीक है, अब लोगों का विरोध जो है क्या है कि हजारों लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगर स्ट्राइक, MLA भी इसमें शामिल है। मांग क्या है कि सेक्शन 39A हटाया जाए, ग्राम सभा को अधिकार मिले और लोकल लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। पोगो बिल, ठीक है, पोगो बिल, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पोगो बिल। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो देखिए लैंड यूज प्लानिंग, सस्टेनेबल वर्सेस कमर्शियल डेवलपमेंट, कैरिंग कैपेसिटी कंसेप्ट आया है। दूसरा है इन्वायरमेंटल जो गवर्नेंस कहीं ना कहीं ये है, बात कर रहा है इकोसिस्टम जोन, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेंस कंजर्वेशन की बात आ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, अर्बनाइजेशन पर इकोलॉजी का भी बात आ रहा है, लीगल इश्यूज भी आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसका डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल जो कन्फ्लिक्ट है उसका समाधान क्या हो सकता है, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका समाधान देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है, बोल रहा है कि यह एक क्लासिक दुविधा है, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण दोनों जरूरी है, इसलिए समाधान आइदर और नहीं बल्कि बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। प्रमुख समाधान क्या है कि आपका पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सशक्त विकास पे जोर देना चाहिए। विकास ऐसा हो जो भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान न पहुंचाए। यूनाइटेड नेशन के SDG के अनुरूप नीति बनाना चाहिए, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, साइंटिफिक जो है लैंड यूज प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, लैंड जोनिंग को स्ट्रिक्ट तरीके से लागू होना चाहिए। इको सेंसिटिव एरियाज में कंस्ट्रक्शन पर नियंत्रण हो, GIS मैपिंग और डाटा बेस्ड प्लानिंग हो। थर्ड हमारा क्या हो जाना चाहिए, पब्लिक जो पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, जन भागीदारी बढ़ाना होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा की अप्रूवल अनिवार्य होनी चाहिए, स्थानीय समुदाय का भी डिसीजन मेकिंग में शामिल होना चाहिए, बॉटम अप गवर्नेंस की अप्रोच अपनाना चाहिए। फोर्थ क्या है कि स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल लॉ इन्फोर्समेंट करना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को और मजबूत करना चाहिए, वायलेशन पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी जारी करना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्या है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड पे कार्य करना चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट पे काम करना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ जो हमारा क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट पे भी कार्य करना है। ठीक है, जैसे आपका पॉल्यूटर सेज प्रिंसिपल, कार्बन टैक्स, ग्रीन टैक्स, ये सब लाना चाहिए। ठीक है, लाइवलीहुड प्रोटेक्शन की भी बात करना चाहिए, जैसे लोकल कम्युनिटी, जैसे फार्मर हो गए हैं, वहाँ के मछुआरे हो गए हैं, उनकी हितों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। आठवां क्या है, देखिए समाधान बता सकते हैं आप कि इंटीग्रेटेड गवर्नेंस की भी बात होनी चाहिए, सेंट्रल स्टेट लोकल बॉडीज के बीच
कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और फ्रेगमेंटेड लॉ की जगह अम्ब्रेला प्लस पॉलिसी अपनाना चाहिए। 9th क्या है, कैरिंग कैपेसिटी अप्रोच अपनाना चाहिए। किसी क्षेत्र को लिमिट तय कर दिया जाए टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से इसको बचाना चाहिए यानी रोकना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो हमारा मुद्दा है क्या है, देखिए अगला मुद्दा है कि अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन ग्रेट निकोबार ओवरलैंड। क्या है समाचार, ग्रेट निकोबार द्वीप पर चल रहे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लेकर विवाद है सामने आया। सेटलर यानी गैर जनजातीय परिवारों ने कम मुआवजे यानी कंपनसेशन पर आपत्ति जताई है। ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार है उनमें जो मेगा प्रोजेक्ट पे भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसका जो कंपनसेशन है ना वो कहीं ना कहीं कम मुआवजा दिया जा रहा है, इसी पे ये विवाद आपत्ति जताई जा रही है वहाँ के गैर जनजातीय संबंधित क्या है कानून, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। उद्देश्य क्या है, उचित मुआवजा देना, पुनर्वास करवाना, पारदर्शिता लाना। ठीक है, मुख्य मुद्दा क्या है, देखिए मुख्य मुद्दा ये है कि कम मुआवजा में असमानता दिख रहा है। ग्रेट निकोबार में आपका 113 रुपया से प्रति जो 113 रुपया प्रति 180 प्रति स्क्वायर मीटर जो है लैंड एक्विजिशन कर रहा है अंडमान आइलैंड पर। वहीं 1100 से अधिक प्रति स्क्वायर मीटर सेटलर का आरोप है। ठीक है, सोच लीजिए कितना बात है, 113 से आपका 180 प्रति स्क्वायर मीटर का बात हो रहा है और यहाँ पे 11,000 प्रति स्क्वायर मीटर, अनुचित और बहुत कम कंपनसेशन है। दूसरा क्या है कि प्रोसीजरल लैप्सेस है, क्या है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में कमी है, ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं हुआ है। पहले से जो आपका विस्थापित जो है सुनामी 2004 में परिवारों को फिर से जो 2004 में जो सुनामी आया था जो ऑलरेडी वो पहले से विस्थापित थे उन परिवारों को फिर से डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड क्या है कि ट्राइबल राइट्स का उल्लंघन भी किया जा रहा है। प्रभावित समुदाय जैसे सोम्पियन ट्राइब है, पार्टिकुलरली वल्लर ट्राइब जो पीवीटीजी जिसको बोला जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं पहले भी, आपको अगर अगले बार आएगा तो मैं जरूर इसको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, निकोबारीज हो गए हैं। समस्या ये है कि 84 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल जो रिजर्व डीनोटिफाइड किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट का एक्ट का उल्लंघन है। ट्राइबल कंसेंट और पार्टिसिपेशन का अभाव है। ठीक है, फोर्थ क्या कर रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन इन पॉलिटिक्स। सेटलर क्या बात बोल रहा है कि अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है लेकिन ट्राइबल लैंड एलिनेशन में इनडायरेक्ट सपोर्ट है। जस्टिस फॉर सम वर्सेस इनजस्टिस फॉर अदर है। ठीक है, फिफ्थ क्या है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, जो आपका फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कोस्टल इकोसिस्टम पर खतरा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा ये बनता है आपका ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल राइट्स कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन रहा है। दूसरा है कि लैंड एक्विजिशन इशू भी बन रहा है। ठीक है, और थर्ड ये इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की भी बात आ रहा है। फोर्थ इथिक डायमेंशन का भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट है क्या, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक बहुआयामी यानी मल्टी कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ग्रेट निकोबार द्वीप पर विकसित की जा रही है। ओके, तो इसमें ग्रेट स्थान कहाँ है देख लीजिए, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, यह भारत का सबसे दक्षिण द्वीप है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट यानी मलक्का स्ट्रेट के पास के करीब ये बनाया जा रहा है। परियोजना के मुख्य घटक यानी कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो देखिए इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, जहाज़ों को कार्गो ट्रांसफर के लिए भारत को ग्लोबल शिपिंग हब बनाने का लक्ष्य है। दूसरा क्या होगा कि ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, डिफेंस, सिविलियन यूज, टूरिज्म, कनेक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपोनेंट आप लोग याद रखिएगा क्या क्या बन रहा है। ओके, देखिए थर्ड क्या होगा कि टाउनशिप डेवलपमेंट होगा, नई मॉडर्न सिटी बसाया जाएगा, रेसिडेंशियल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। फोर्थ आपका पावर प्लांट होगा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए। ओके, तो ये मेगा प्रोजेक्ट है। उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य इसका ये है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, रणनीतिक महत्व यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की प्रेजेंस मजबूत होगा और चीन के बढ़ते प्रभाव को कहीं ना कहीं ये काउंटर करेगा। ठीक है,
और दूसरा क्या है कि इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे ट्रेड होगा, लॉजिस्टिक होगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। थर्ड आपका कनेक्टिविटी होगा, रिमोट आइलैंड को मेनलैंड और दुनिया से जोड़ना है, ठीक है। विवाद क्या है, तो विवाद ये है आपका कि आपका पर्यावरणीय चिंता है, डिफेंस फॉरेस्ट कटिंग है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, कोस्टल इकोसिस्टम में खतरा है, ठीक है। दूसरा है जनजातीय अधिकार, प्रभावित समुदाय, सोमपेन हो गया, निकोबारीज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लाइवलीहुड लॉस हो गया। भूमि अधिग्रहण में कंपनसेशन इशू आ रहा है, ठीक है, ओके। कहीं ना कहीं ये जो RFCTL RR एक्ट जो है 2013 का पालन जो है सवालों में है अभी, ठीक है। डिजास्टर रिस्क जैसे सुनामी जो आया था 2004 का अनुभव, कहीं ना कहीं पोर्न एरिया, इकोलॉजिकल फ्रैगिलिटी, ये कहीं ना कहीं मुद्दा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन रखा गया था। आज मुद्दा इसलिए ज़्यादा बड़ा हो गया ना कि मैं सोचा था कि आपके लिए बहुत अच्छे से ये सेट किया जाए, तो करने की कोशिश है, पता नहीं आप कितना अच्छा से हो पाया है, ये आप ही लोग बताइएगा। देखिए, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्यावरणीय संतुलन और जनजातीय अधिकारों के लिए गंभीर चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रहा है। इस कथन के संदर्भ में आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। देखिए, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, प्लीज आप लोग मेंस का क्वेश्चन जो है इन लोग ध्यान दीजिएगा। आज तो मैं मेंस का क्वेश्चन नहीं लाया हूँ इधर, 2-4-5 दिनों से नहीं ला रहा हूँ क्योंकि आप लोग लिखते नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से मॉडल आंसर इसका दे रहा हूँ। प्लीज देखिए, मॉडल आंसर में कैसे लिखना है, भूमिका लिखना है, ये नहीं कि आप भूमिका ऐसा लिखिएगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। भूमिका क्या लिखना है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट भारत की इंडो पैसिफिक रणनीतिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप का निर्माण शामिल है। इतना लिख देना है भूमिका में। अब मेन बॉडी जो होगा, मुख्य भाग में क्या लिखना है, जैसे इसका सकारात्मक पहलू, रणनीतिक महत्व ये है कि मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित होने से मैरीटाइम डोमिनेंस बढ़ेगा हमारा। आर्थिक लाभ क्या होगा कि व्यापार, लॉजिस्टिक और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन में क्या होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर होगा। लेकिन इसमें चुनौतियां भी लिखिएगा। पर्यावरणीय खतरा है, डेंस फॉरेस्ट की कटाई होगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, फ्रेगाइल आइलैंड इकोसिस्टम पर दबाव बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि जनजातीय के अधिकार में भी कहीं ना कहीं इसको हनन कर रहा है। उसके बाद सोमपेन हो गया, निकोबारी समुदाय का विस्थापन हो रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का पालन पे जो राइट एक्ट के पालन पर सवाल उठ रहा है। थर्ड है भूमि अधिग्रहण और सामाजिक न्याय पे भी मुआवजे में असमानता दिखाया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन की कमी है। फोर्थ है आपदा जोखिम हो रहा है, जैसे सुनामी प्रोन क्षेत्र में भी भारी निर्माण किया जा रहा है। आगे का रास्ता ये बता दीजिएगा आप कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच अपनाना चाहिए, फ्री प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, मजबूत इन्वायरमेंटल इम्पैक्टमेंट असिस्टेंट अपनाना चाहिए, फेयर कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष में आखिर में क्या लिखेगा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, परंतु इनसे इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के अनुरूप लागू करना अनिवार्य है, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जरूर लिखा कीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आज कि सर प्लीज आप लोग क्या आप मेंस लिखने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलते हैं, इसका MCQ कर लेते हैं पूरी तरीके से। ग्रेट निकोबार हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह भारत का सबसे दक्षिण द्वीप है, बिल्कुल। यह मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है, बिल्कुल। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो क्या ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बताइए। तो ये आपका बंगाल के खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना, बिल्कुल। यह परियोजना केवल पर्यटन विकास के लिए नहीं, केवल पर्यटन विकास, यह परियोजना समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। देखिए, ये मैं आपको गलत कर रहा है, बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से संबंधित जनजातीय समुदाय के संदर्भों में सही कथन चुने। पहला कथन, सोमपेन एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, PVDC है, बिल्कुल। निकोबारी समुदाय आपका इस क्षेत्र का है, इस क्षेत्र का प्रमुख इंडिजीनियस समूह है,
ये भी सही बात है। दोनों समुदाय पूरी तरह से शहरी जीवन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा आज का जो न्यूज है, क्या है मुद्दा, कि आंध्र प्रदेश की जत्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जत्रा। ठीक है, समाचार क्या है कि कुर्नूल के पास कल्लूर में स्थित श्री चौवदेश्वरी टेम्पल जो है में वार्षिक जत्रा आयोजित हुई है। इस दौरान युवा बैल गाड़ियों पर बैठकर मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जत्रा क्या है, तो देखिए जतारा क्या है। जत्रा, तो जत्रा स्थानीय ग्रामीण धार्मिक मेला या उत्सव है। यह आमतौर पर किसी देवी देवता के सम्मान में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। देखिए क्या है ना कि जत्रा आपको लगा दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लगाया हूँ, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं लगाया हूँ। ठीक है, इस आयोजन की विशेषता थोड़ा सा जान लेते हैं। पारंपरिक सांस्कृतिक है, बैलगाड़ी यात्रा ग्रामीण जीवन का प्रतीक बताता है। लोक परंपरा और आस्था का मिश्रण इसमें दिखाया गया है। सामुदायिक भागीदारी भी है, पूरे गांव की भागीदारी होता है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। धार्मिक महत्व भी है, देवी पूजा, अनुष्ठान, परिक्रमा, स्थानीय देवियों का महत्व भी ये कहीं ना कहीं बढ़ाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि देखिए कल्चरल जो जीएस पेपर 1 से है कि भारत की लोक परंपरा और मेल रीजनल फेस्टिवल का महत्व, सोशल एस्पेक्ट भी है, ग्रामीण जीवन शैली का भी बताता है, इकोनॉमिक लिंक भी है, लोकल टूरिज्म इससे बढ़ेगा, छोटे व्यापारी को भी लाभ होगा। ठीक है, अब ये है श्री चौदेश्वरी टेम्पल के बारे में, देवी के टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए श्री चौदेश्वरी जो देवी टेम्पल है, ये कुर्नूल के पास कल्लूर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, देवी का परिचय, चौदेश्वरी या जो देवी को शक्ति दुर्गा या पार्वती के रूप में माना जाता है। दक्षिण भारत में ग्राम देवता यानी ग्राम देवी के रूप में पूजा होती है। प्रमुख विशेषता, वार्षिक जत्रा, मंदिर में हर साल भव्य मेला आयोजित होता है, बैलगाड़ी यात्रा होगा, परिक्रमा होता है, लोक अनुष्ठान होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि आपका लोक आस्था का केंद्र है, ग्रामीण समुदाय की गहरी धार्मिक आस्था है इससे। देवी की रक्षक, प्रोटेक्टर डाइटी माना जाता है। और थर्ड है पारंपरिक अनुष्ठान भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे पूजा, बलि, कुछ संस्थानों पर परंपरागत रूप से लोक संगीत और नृत्य भी होते हैं। सांस्कृतिक इसका महत्व क्या है, तो यह मंदिर जो है लोक संस्कृति यानी फोक कल्चर का प्रमुख उदाहरण है। ग्रामीण जीवन शैली, आस्था, परंपराओं का संगम भी ये है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एमसीक्यू कर लेते हैं एक दो। ओके, आज बहुत टाइम हो गया आपका, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन ठीक ही है। देखिए क्या है, श्री चौदेश्वरी देवी टेम्पल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह देवी चौदेश्वरी को समर्पित है, जो शक्ति के रूप में मानी जाती है, बिल्कुल। यह इसको वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जत्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक स्थानीय धार्मिक मेला है, बिल्कुल। यह केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं, इसमें लोक परंपराओं और अनुष्ठानों का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो ये एक और 3 किस्में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है जो हमारा लास्ट है, तो देखिए क्या है, भारत में ग्राम देवता परंपरा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ग्राम देवता स्थानीय समुदाय के रक्षक माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह परंपरा केवल उत्तर भारत में, ऐसा नहीं है, यह लोक संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, तो एक और 3 किस्में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज और है, 1000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और 4 कोर्सों में आप अपना फायदा उठाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।